अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग चैप्टर नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं, वर्क एंड एनर्जी। जो अब तक इस चैप्टर में हम बहुत डिटेल में जो है वो वर्क डन देख चुके हैं, बाय कांस्टेंट फोर्स, बाय वेरिएबल फोर्स और बाय ग्रेविटेशनल फील्ड। पावर में भी हम लोगों ने जो है वो देखा कि वर्क डन को विद रिस्पेक्ट टू टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी का, कि एनर्जी क्या है और इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल सीखेंगे, इसकी टाइप्स देखेंगे। बच्चों, एनर्जी से क्या मुराद है? अभी तक जब हम वर्क डन की बात कर रहे थे तो हमने कहा था कि वर्क डन के लिए दो चीज़ों का होना ज़रूरी है। यानी कि अगर आपके पास कोई बॉक्स है, बच्चों वर्क डन का फॉर्मूला आप लोगों के पास था एफ डॉट डी। हमने कहा कि अगर हम इस पर कुछ फोर्स लगाएं तो कंसीक्वेंटली ये कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करता है। जो भी ऑब्जेक्ट होता है वो अपनी पोजीशन चेंज करता है, कुछ डिस्टेंस कवर करता है। तो हम कहते हैं कि हमने उस पर वर्क डन कर दिया। यानी कि वर्क डन के लिए ज़रूरी है कि आप किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करें और उस फोर्स के नतीजे में आपकी बॉडी डिस्प्लेस भी हो, कुछ मूवमेंट भी शो करे, तो हम कहते हैं कि हमने उस पर वर्क डन किया। बच्चों, लेकिन फोर्स कहाँ से आएगी? फोर्स लगाने के लिए आपके पास थोड़ी एनर्जी होनी चाहिए, थोड़ी ताकत होनी चाहिए जब भी आप फोर्स लगाएंगे। तो बच्चों, अगर आपके पास एनर्जी होगी, जब भी आप फोर्स लगा सकेंगे और फोर्स के नतीजे में फिर अगर डिस्प्लेसमेंट भी कवर हो जाए तो आप कहते हैं कि आपने वर्क डन किया। यानी कि वर्क डन के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? वर्क डन के लिए एनर्जी ज़रूरी है। तो हम यहाँ से वर्क डन को यूँ लिखेंगे कि एबिलिटी और कैपेसिटी, एबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी और ऑब्जेक्ट टू डू वर्क। इस तरह बच्चों, आप लोगों ने अगर कोई काम करना है तो जब तक आप में एनर्जी नहीं होगी आप काम नहीं कर सकते। और आप एनर्जी कहाँ से लेते हैं? उस फूड से जो आप इनटेक कर रहे हैं। सिमिलरली जो आपकी व्हीकल्स हैं उनको मूव करने के लिए भी एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी कहाँ से लेती हैं? वो एनर्जी लेती है उस फ्यूल से जो आप उनमें फिल करते हैं। बच्चों, एनर्जी की दो बेसिक टाइप्स हैं, वैसे तो मैनी हैं लेकिन यहाँ पर हम दो बेसिक टाइप्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। पहली जो टाइप है, मैं इसको कैटेगराइज कर देती हूँ काइनेटिक एनर्जी में और पोटेंशियल एनर्जी में। ये दो बेसिक टाइप्स। बच्चों, काइनेटिक एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। यानी किसी बॉडी की मूवमेंट या मोशन की वजह से अगर उसमें कुछ हम कहें अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो हम कहते हैं कि उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। मैं इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करती हूँ एक एग्जांपल से आपको। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉल है जिसका मास m1 है, और ये एक बॉल है जिसका मास m2 है। ये स्टेशनरी है इनिशियली, इट इज नॉट इन मूविंग कंडीशन। जबकि ये जो m1 है बच्चों, इसके पास ये मूव कर रहा है v i वेलोसिटी के साथ। अगर ये मूव कर रहा है तो इसका मतलब है कि इसके पास कुछ एनर्जी है ना। ये जब जाएगा तो ये इस पर जाकर एक फोर्स लगाएगा दूसरे वाले बॉल के ऊपर, जिसके नतीजे में ये सेकंड वाला बॉल कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। तो हम कहेंगे कि फर्स्ट बॉल ने सेकंड वाले बॉल पर क्या किया? वर्क किया। बच्चों, इसके पास जो एनर्जी है जब ये मूव
कर रहा है तो हम कहेंगे कि इसके पास काइनेटिक एनर्जी थी तो ये मूव कर रहा था। यहाँ से हम ये गेस कर सकते हैं कि जितनी भी आपके पास मूविंग चीजें हो, आप कह सकते हैं कि उनके पास काइनेटिक एनर्जी है, मूवमेंट वाली एनर्जी है, जिसकी वजह से वो मूव कर रही हैं। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है 1/2mv²। बच्चों काइनेटिक एनर्जी अगर आप देखें तो मास तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, 1/2 भी एक कांस्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड किस पर करती है? वेलोसिटी के स्क्वायर पे। अगर आप वेलोसिटी की वैल्यू डबल कर दें, यानी आप 2 कर दें, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाती है? 4 हो जाती है, 4 टाइम इंक्रीज करती है। आपने ये चीज याद रखनी है। अब देखिए अगर ये मूव कर रहा था, इसके पास तो काइनेटिक एनर्जी थी, लेकिन ये स्टेशनरी था, तो हम कहेंगे अगर ये स्टेशनरी है तो इसके पास एनर्जी नहीं है। इसका ये मतलब नहीं कि इसके पास कोई भी एनर्जी नहीं है, लेकिन अगर ये स्टेशनरी तो हम कहेंगे कि इसके पास काइनेटिक एनर्जी 0 है। तो फिर बच्चों इसके पास कोई और फॉर्म होगी एनर्जी की, और वो कौन सी फॉर्म होगी? वो फॉर्म पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म होगी। तो दूसरी टाइप है पोटेंशियल एनर्जी। हम इसको यूं डिफाइन करते हैं कि एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी energy possessed by a body due to its position in force field। इस लफ्ज को जरा आपने समझना है। इन फोर्स फील्ड और कंस्ट्रेंट स्टेट। बच्चों फोर्स फील्ड से क्या मुराद है? ये देखिए हमारे पास ये अर्थ है, अगर कोई बॉडी यहाँ पर मौजूद है एंड इट इज नॉट मूविंग, यानी ये स्टेशनरी है, स्टैटिक पड़ी हुई है, यानी अब इसको मैंने अपने हाथ से नहीं छोड़ा, तो बच्चों जमीन की और इसके दरमियान का डिस्टेंस भी मैं सपोज कर लेती हूँ कि वो मेरे पास एज है। तो ऐसी सूरत में इस बॉडी के पास जो एनर्जी होगी हम कहेंगे कि वो पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल से क्या मुराद है? कि इसके पास वो एनर्जी है जो इसे काम करवा सकती है, इस पर वर्क डन हो सकता है, अभी तो नहीं हो रहा, लेकिन जो इसके पास एनर्जी है उस एनर्जी के पास इतना पोटेंशियल है, इतनी एबिलिटी है तो वो इसे काम करवा दे। वो एनर्जी कैसे काम करवाएगी? कि बच्चों अगर ये स्टेशनरी है, इनिशियली इट इज नॉट मूविंग, जैसे ही मैं इसको अपने हाथ से छोड़ूंगी तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा ड्यू टू ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ये जो एरिया है अर्थ के राउंड, अर्थ के इर्द गिर्द जहां पर ये बॉडी इस पर फोर्स लगा रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स, उसको हम फोर्स फील्ड कहेंगे। वो अर्थ का फोर्स फील्ड इस पर अप्लाई हो रहा है, और ये जब जो ही मैं छोड़ूंगी इसको अपने हाथ से, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा। यानी इसके अंदर एनर्जी तो थी और उस एनर्जी का पोटेंशियल था कि इस पर जो है वो वर्क डन हो जाए। अब चूंकि ये मूव कर रही है तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, तो हम कहेंगे कि इस पर भी कुछ वर्क डन होगा। एनर्जी है तो मतलब वर्क डन होगा। तो ये चीज आपने यहाँ पर याद रखनी। बच्चों जो पोटेंशियल एनर्जी है आपके पास उसका फार्मूला है, इसको मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखती हूँ mgh। फार्मूला में देखेंगे 3 पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड कर रही है। हाइट के ऊपर, यानी जो ऑब्जेक्ट ऊपर जाता जाए जमीन से दूर हाइट पर जाएगा, लेकिन ग्रेविटेशनल फील्ड की रेंज में, क्योंकि मैंने इसको स्पेसिफाई कर दिया है कि बॉडी की ये जो एनर्जी होगी ये फोर्स फील्ड के अंदर रहते रहते होगी। तो जब तक ये ग्रेविटी की रेंज में जो हाइट पर जाता जाएगा, इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली इंक्रीज करेगी, डायरेक्ट रिलेशन है।
सिमिलरली जितना ज्यादा मास होगा ऑब्जेक्ट का उसकी उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी। ये चीज आपने यहाँ पर याद रखनी है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी जो है उसकी काफी सारी टाइप्स हैं, उसमें से 2-3 हम डिस्कस करते हैं। पहली हमने जो डिस्कस की वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। सेकंड बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। थर्ड जो हम डिस्कस करेंगे वो है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब बच्चों ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हम यूं डिफाइन कर सकते हैं, इसका फार्मूला तो हमारे पास आ गया कि दिस इज इक्वल टू mgh। हम कहेंगे किसी बॉडी में होती है ये वाली एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी possessed by a body, possessed by a body due to change in its height in gravitational field। अब अगर तो ये अर्थ से किसी हाइट पर चली जाए तो इसके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। बच्चों मैंने इसकी डायग्राम में बनाया था कि मैंने इसको अर्थ सपोज किया और आपके पास ये बॉडी है जिसके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इस वक्त मौजूद है। बच्चों ये जो एज है इसको हम कहाँ से मेजर करते हैं, यानी हाइट आप कहाँ से मेजर करनी शुरू करते हैं, कहाँ से कंसीडर करते हैं? 2 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। नंबर 1, या तो आप इसको सरफेस ऑफ अर्थ से कैलकुलेट करते हैं हाइट को, सरफेस ऑफ अर्थ से मैचिंग करते हैं बॉडी की हाइट, यहाँ से लेकर यानी सरफेस से लेकर यहाँ जहाँ पे बॉडी मौजूद है। और दूसरा इंफिनिटी भी समटाइम एज रेफरेंस पॉइंट यूज होता है, इंफिनिटी। अब ये जो इंफिनिटी है इसको हम वेरी नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी आपको मेरे इससे इतना याद है। बच्चों जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है ये चार्जेस में होती है, इलेक्ट्रिक चार्जेस में, possessed by electric charges और क्यों होती है? ड्यू टू देयर इलेक्ट्रिक फील्ड्स। अब किस तरह से उनके इलेक्ट्रिक फील्ड्स के साथ जो है एनर्जी एसोसिएटेड है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। बच्चों ये देखो आपको पता है कि जो आपके पास इलेक्ट्रिसिटी है दैट इज एक्चुअली फ्लो ऑफ चार्जेस। बच्चों हमारे पास जो चार्जेस होते हैं उनके इर्द गिर्द उनका फील्ड होता है, यानी उनके इर्द गिर्द उनका रीजन होता है। जिस एरिया में, जिस रीजन में अगर कोई दूसरा चार्ज ले आए हम तो वो चार्ज एक फोर्स फील करता है। फॉर एग्जांपल ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसके इर्द गिर्द कुछ एरिया है, कुछ रीजन है जहां तक इस चार्ज का इफेक्ट महसूस किया जा सकता है, यानी कि इसका फील्ड है इस चार्ज का। इसी तरह से एक दूसरा चार्ज है बच्चों, इसके इर्द गिर्द भी कुछ एरिया मौजूद है जहां पर इस चार्ज का इफेक्ट जो है वो फील किया जा सकता है। अगर आप इन दोनों चार्जेस को करीब लेकर आए तो ये अगर सिमिलर चार्जेस होंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे पर ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस लगाएंगे, यानी ये वाला चार्ज इस तरफ को मूव करेगा और ये वाला जो चार्ज है वो इस तरफ मूव करेगा। अगर बच्चों फोर्स लग रही है और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है तो इसका मतलब है कि वर्क डन हुआ, और फोर्स जब भी लगेगी जब इनके पास एनर्जी होगी। तो ये एनर्जी दरअसल चार्जेस के पास होती है उनके फील्ड की वजह से। आपने इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। बच्चों नाउ व्हाट इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी एक स्प्रिंग में जो है वो कंजर्व होती है, उसकी कंप्रेस्ड
स्टेट की वजह से। तो मैं इसको यूं लिख देती हूँ, possessed by a spring due to its compressed state। एक स्प्रिंग अगर आप कंसीडर करें और आप उसको कंप्रेस करें, यानी उसकी जो फ्री कंडीशन है उसके अलावा आप उसको थोड़ा कंप्रेस कर दें, और जो ही आप उसको रिलीज करेंगे बच्चों ये एक्सपैंड करता है, उसकी लेंथ एक्सपैंड होती है। तो जब आप उस पर फोर्स लगा रहे हैं, उसको कंप्रेस कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर हो जाती है वो एनर्जी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, और जो ही आप उसको छोड़ते हैं तो वो आउटवर्ड डायरेक्शन में एक्सपैंड करना शुरू करता है। तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी चूंकि वो मूव कर रहा है काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है। इसकी डायग्राम मैं कुछ यूं बना देती हूँ। आप सपोज करें कि आप बच्चों आपके पास ये स्प्रिंग है जो इस वक्त कंप्रेस्ड स्टेट में है, तो जब आपने इस पर फोर्स लगाई हुई है और ये कंप्रेस्ड स्टेट में है, तो इस वक्त इसके पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी मौजूद है। लेकिन जो ही आप इस पर फोर्स हटाएंगे, आप इसको छोड़ेंगे, रिलीज करेंगे, तो बच्चों ये अपनी रिलैक्स कंडीशन में, रिलैक्स स्टेटमेंट में स्टेट में आ जाएगा, और हम कहेंगे चूंकि ये आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, तो हम कहेंगे कि इसकी जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी थी वो चेंज हो गई इसमें काइनेटिक एनर्जी में। क्योंकि जो ही आप हटाएंगे अपना हाथ, उसको रिलीज करेंगे, ये मूव करेगा। जब मूव कर रहा है तो हम कहेंगे कि इसके पास काइनेटिक एनर्जी मौजूद है। इनिशियली हम लोगों ने डिस्कस किया है कि जब भी चीजें मूव कर रही होती हैं, अगर किसी चीज की कुछ स्पीड हो तो हम कहते हैं कि इसके पास काइनेटिक एनर्जी मौजूद है, और अगर कोई चीज स्टेशनरी कंडीशन में है तो हम कहते हैं कि इसके पास पोटेंशियल एनर्जी मौजूद है। अब देखना ये पड़ेगा कि पोटेंशियल एनर्जी कौन सी होती है। बच्चों स्प्रिंग के पास कौन सी एनर्जी होती है? आपको पता है स्प्रिंग तो मेटालिक मटेरियल का बना होता है, और जो मेटल्स होती हैं उनके अंदर चार्जेस होते हैं। मेटल्स के अंदर क्या होते हैं? चार्जेस। बच्चों जो स्प्रिंग की एनर्जी होती है वो भी चार्जेस की वजह से ही होती है। तो हम यहाँ लिखेंगे possessed by a spring due to its compressed state। आपने ये चीज याद रखनी है। ये चार्जेस की वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस। अच्छा बच्चों, हमने देखा कि हमारे पास जो एनर्जी है दरअसल वो वर्क करवा सकती है। तो हमारा जो इससे रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। दरअसल हम देखना चाहते हैं कि अगर एनर्जी वर्क करवाती है तो वो कैसे वर्क करवाती है और कितना वर्क करवाती है। इसको बच्चों हम कहते हैं वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के लिए आप लोग जो है वो कंसीडर कर लें कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, जैसे ये इसका मैस है m, और ये मूव कर रहा है, इसके पास कुछ एनर्जी है, इनिशियल वेलोसिटी दी है के साथ। जब इसके पास एनर्जी है और ये मूव कर रहा है तो ये कुछ डिस्प्लेसमेंट बच्चों कवर करेगा, और आफ्टर कवरिंग सम डिस्प्लेसमेंट
डिस्प्लेसमेंट ये इस पोजीशन पर आ जाएगा और इसकी एनर्जी इस पोजीशन पर होगी, वेलोसिटी होगी vf। तो हम यहाँ पर देखना चाहते हैं कि एनर्जी ने इससे कितना काम करवाया जो इसके पास एनर्जी थी। बच्चों अगर हम एक इक्वेशन जो है वो कंसीडर कर लें, वो इक्वेशन है थर्ड इक्वेशन मोशन अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। आपके पास वो इक्वेशन कहती है 2as is equal to vf square minus va square। तो s क्या है, डिस्टेंस है, यहाँ पे डिस्टेंस जो बॉडी ने कवर किया वो d है बच्चों, तो मैं इसको यूं लिखूंगी 2ad vf square minus va square। अगर मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करूँ और d की वैल्यू यहाँ से निकाल सकूँ तो मैं लिखूंगी 1/2a vf square minus va square। But let me say this is our equation number 1. Also you know very well that according to Newton's second law, Newton's second law, we can write here equation for a force as F is equal to ma। बच्चों f is equal to ma है, हम इसको कह देते हैं कि हमारी इक्वेशन 2 है। यहाँ पर मैं इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई करवाने लगी हूँ, तो जब इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आपको पता है लेफ्ट साइड लेफ्ट से और राइट साइड जो होती है इक्वेशंस की वो राइट से ही मल्टीप्लाई होगी। तो बच्चों जब मैं f और d को मल्टीप्लाई करूंगी यानी जो लेफ्ट साइड है तो मेरे पास आएगा fd और इस तरफ मेरे पास आएगा ma। vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। बच्चों अगर इसको सिंपलीफाई करूं मैं तो मेरे पास एक्सेलरेशन कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर और मेरे पास ये इक्वेशन कुछ यूं बनेगी ft is equal to m1/2 vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। अब इसको थोड़ा और सिंपलीफाई कर लेते हैं हम, तो हमारे पास ये बनेगी इक्वेशन 1/2 m vf स्क्वायर माइनस 1/2 m vi स्क्वायर। m vf स्क्वायर माइनस 1/2 m vi स्क्वायर। इस इक्वेशन को देखें जरा गौर से। बच्चों आपके पास जो fd है वो क्या है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि वो तो वर्क डन है, w is equal to fd, ऐसे ही है। तो मैं fd की जगह पे w लिख दूं और जो आपके पास mv स्क्वायर है 1/2 mv स्क्वायर हाफ mv स्क्वायर ये क्या है, ये तो काइनेटिक एनर्जी है, यानी ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। तो मैं इसको यूं लिख देती हूँ फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो बच्चों इनिशियल और फाइनल वैल्यूज का जो डिफरेंस होता है वो दरअसल चेंज होता है। तो ये हमारे पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना है, तो मैं इसको यूं लिखूंगी ये तो वर्क डन है डेल्टा के ई। बच्चों ये दरअसल जो डेल्टा के ई है यही वर्क एनर्जी प्रिंसिपल है। इसको मैं थोड़ा ऊपर करके लिख देती हूँ। बच्चों किसी भी बॉडी का जो वर्क डन है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज देखकर बताया जा सकता है कि कितना वर्क डन किया गया है। ये स्टेटमेंट है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल की, दैट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। वर्क डन इज
मिसाल के तौर पर अगर इनिशियली कोई भी ऑब्जेक्ट आपके पास स्टेशनरी है तो ऐसी सूरत में उसके पास काइनेटिक एनर्जी जो जीरो होगी, बट इट विल पोजेस सम अदर काइंड ऑफ एनर्जी लाइक पोटेंशियल एनर्जी। जो ही ये मूव करेगा और मूव करके किसी दूसरी पोजीशन पर पहुंचेगा, लेकिन ये ऑटोमेटिकली मूव नहीं करेगा, वी हैव टू अप्लाई ऑब्वियसली सम काइंड ऑफ फोर्स ऑन इट। जब ये मूव करके किसी दूसरी पोजीशन पर पहुंचेगा तो उस सूरत में उसकी काइनेटिक एनर्जी मूवमेंट के दौरान में कुछ और होगी। तो वो उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी का अगर डिफरेंस निकाल लिया जाए तो वी कैन से कि हमने वर्क डन कैलकुलेट कर लिया कि बॉडी पर कितना वर्क डन किया गया है। आई होप बच्चों आज का लेक्चर आपको क्लियर होगा, जिसमें हम लोगों ने देखा कि एनर्जी क्या है, एनर्जी की वेरियस टाइप्स क्या हैं और उनको कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। पोटेंशियल एनर्जी की 2-3 टाइप्स देखी, उनकी थोड़ी सी लॉजिक्स डिस्कस की, और वर्क एनर्जी प्रिंसिपल जो था वो देखा। बहुत इंपॉर्टेंट है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। आप लोगों ने याद रखना है कि वर्क एनर्जी प्रिंसिपल बताता है कि किसी भी बॉडी पर वर्क डन जो है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज से कैलकुलेट किया जा सकता है। आई होप आज का टॉपिक जो था वो बहुत इंटरेस्टिंग था, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में इंशाल्लाह।